नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से गणित को एकदम बेसिक से सीखेंगे। अर्थात बेसिक गणित के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, बॉडमास का नियम, सरलीकरण और समीकरण बनाना इत्यादि सभी टॉपिक्स को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आप इस वीडियो के सभी टॉपिक्स को अच्छे से सीख सकें। तो चलिए प्रत्येक टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टॉपिक है, इसमें आप क्रमशः जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए इन चारों टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें पहले सवाल में संख्या 58,317 में संख्या 35,632 को जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। तो जोड़ सदैव इकाई से करना आरंभ करते हैं, अर्थात सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इकाई के स्थान पर संख्या 7 है और नीचे इकाई के स्थान पर संख्या 2 है। तो संख्या 7 में संख्या 2 को जोड़ लेते हैं। तो संख्या 7 में जब संख्या 2 को जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 1 में 3 जोड़ लेते हैं। तो 1 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 3 में 6 जोड़ लेते हैं। तो 3 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 8 में संख्या 5 को जोड़ लेते हैं। तो संख्या 8 में जब संख्या 5 को जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 5 में 3 जोड़ते हैं। तो 5 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं इसी के सीध में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 58,317 में संख्या 35,632 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 93,949 प्राप्त हुआ। तो चलिए घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो घटाव का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 97,528 से संख्या 51,342 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो घटाव भी हम इकाई से करना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 8 है और नीचे संख्या 2 है। तो संख्या 8 से जब संख्या 2 को घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर दहाई के स्थान पर स्थित अंक 2 है और नीचे दहाई के स्थान पर स्थित अंक 4 है। चूँकि संख्या 2 4 से छोटी या कम है, तो इस स्थिति में संख्या 2 से संख्या 4 घटेगी नहीं। तो हम 2 के ठीक पहले वाली संख्या अर्थात संख्या 5 से 1 हासिल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या 12 हो जाती है। 12 से जब संख्या 4 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है। तो हम इसी की सीध में नीचे संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 5 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 4 ही शेष बची। तो 4 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 7 से 1 को घटाते हैं। तो संख्या 7 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 9 से संख्या 5 को घटाते हैं। तो संख्या 9 से जब संख्या 5 को घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम इसी की सीध में संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 97,528 से संख्या 51,342 को घटाने पर घटाव 46,186 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए।
तो चलिए गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 52 से संख्या 8324 में गुणा करना है, तथा यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 20 से संख्या 73,645 में भाग करना है। तो चलिए पहले गुणा करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 52 से संख्या 8324 में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 2 से संख्या 8324 में गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। तो हम इसी के सीध में संख्या 8 लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह। अब हम संख्या 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 2 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 2 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 16 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे इकाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 5 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, अर्थात संख्या 5 से संख्या 8324 में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या 5 से संख्या 4 में गुणा करते हैं। तो संख्या 5 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। संख्या 20 में इकाई अंक 0 होता है तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब संख्या 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब संख्या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। संख्या 15 में 1 हासिल जोड़ने पर संख्या 16 प्राप्त होती है। संख्या 16 में इकाई अंक 6 होता है तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब संख्या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। संख्या 40 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 41 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 41 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम 8 के नीचे 8 को उतार लेते हैं। 4 में 0 जोड़ने पर संख्या 4 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम इसी के सीध में संख्या 4 लिख लेते हैं। 6 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। और 6 में जब 6 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 1 में 1 जोड़ने पर संख्या 2 प्राप्त होती है। 2 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 3 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और इस 4 को 4 के सीध में ऐसे ही उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 52 से संख्या 8324 में गुणा करने पर गुणनफल 4,32,848 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 20 से संख्या 73,645 में भाग करना है। तो विद्यार्थियों, संख्या 20 से संख्या 73,645 में भाग करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 73 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब संख्या 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 73 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। तो संख्या 73 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 73 से संख्या 60 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 13 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 136 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 136 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 120 प्राप्त होती है, और जब संख्या 20 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 140 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 140 संख्या 136 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं।
संख्या 20 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 120 प्राप्त होती है। तो संख्या 136 के नीचे संख्या 120 लिख लेते हैं। अब संख्या 136 से संख्या 120 को घटा देते हैं। 6 से शून्य घटाने पर 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। 3 से 2 घटाने पर घटाओ 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। और 1 से जब 1 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अर्थात संख्या 136 से संख्या 120 को जब घटाते हैं तो घटाओ 16 प्राप्त होता है। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं, अर्थात संख्या 16 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 164 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 164 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 160 प्राप्त होती है। और जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 180 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 180 संख्या 164 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 8 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख देते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 160 प्राप्त होती है। तो संख्या 164 के नीचे संख्या 160 लिख लेते हैं। अब संख्या 164 से संख्या 160 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या था संख्या 5 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 20 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। और जब संख्या 20 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 20 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अर्थात संख्या 20 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 20 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। तो संख्या 45 के नीचे संख्या 40 लिख लेते हैं। अब संख्या 45 से संख्या 40 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि 4 से जब 4 घटाते हैं तो घटाओ 0 प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 5 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 20 से संख्या 73,645 में भाग करने पर भागफल 3,682 प्राप्त हुआ व शेषफल 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे टॉपिक में क्रमशः जोड़, घटाव, गुणा व भाग करना सीख लिया है। अब आप 5वें टॉपिक में भिन्न के सवालों को हल करना सीखेंगे, अर्थात भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा व भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप भिन्न का जोड़ एवं घटाना सीखेंगे, फिर बाद में भिन्न का गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए भिन्न का जोड़ एवं घटाना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का पहला सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 1/2 में भिन्न 1/5 को जोड़ना है, तथा भिन्न का जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 6/7 से भिन्न 1/2 को घटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं यहाँ पर भिन्नों के हर असमान है, तो हम संख्या 2 व 5 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संख्या 2 व 5 को 2,5 के रूप में लिख लेते हैं इस तरह। अब हम यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो 2 से जब 2 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, कामा चिन्ह लगा देते हैं। अब 2 से जब 5 में भाग करते हैं तो भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो संख्या 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब अगले स्टेप में संख्या 5 से भाग करते हैं तो इस 1 को ऐसे उतार लेते हैं, तथा 5 से जब 5 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हम इन अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वहीं संख्या 2 व 5 का लासा या एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 × 5। अगले स्टेप में 2 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या
2 और 5 का लासा यहाँ पर 10 प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 10 लिख लेते हैं, अर्थात जो लासा प्राप्त हुआ है उसको लिख लेते हैं, तथा संख्या 2 से इस लासा में भाग करते हैं, अर्थात संख्या 10 में भाग करते हैं। तो 2 से जब 10 में भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 5 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 गुणे 5, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 5 से 10 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 गुणे 2। अगले स्टेप में बटे का चिन्ह लगा देते हैं। 1 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, तो 5 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जब 1 का 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं और हर में संख्या 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, तो संख्या 7 को अंश में लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 1/2 में भिन्न 1/5 को जोड़ने पर इन दोनों भिन्नों का जोड़ हमें भिन्न 7/10 प्राप्त हुई, यही आंसर है। तो चलिए अब हम भिन्न का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें भिन्न 6/7 से भिन्न 1/2 को घटाना है। तो विद्यार्थियों, इन दोनों भिन्नों को आपस में घटाने के लिए सबसे पहले हम इनके हरों का लासा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर 7 है और यहाँ पर हर 2 है। चूँकि दोनों हर असमान है तो यहाँ पर हम संख्या 7 व 2 का लासा या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग करते हैं इन दोनों संख्याओं में। तो 2 से जब 7 में भाग करते हैं तो पूर्णतया संख्या 7 विभाजित नहीं होती है 2 से, तो 7 को ऐसे उतार लेते हैं। और जब 2 से 2 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में संख्या 7 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं। कामा चिन्ह लगाकर इस 1 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अब हम इन अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या 7 व 2 का लासा या एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लासा बराबर 2 गुणे 7। नेक्स्ट स्टेप में 2 का जब 7 से गुणा करते हैं तो संख्या 14 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 7 व 2 का लासा या एलसीएम यहाँ पर 14 प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 14 को लिख लेते हैं, अर्थात लासा को लिख लेते हैं। अब पहली भिन्न के हर से अर्थात 7 से लासा में भाग करते हैं, तो 7 से जब 14 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात संख्या 6 में 2 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 गुणे 2, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह दूसरी भिन्न के हर से अर्थात 2 से जब संख्या 14 में भाग करते हैं तो भागफल 7 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के अंश में अर्थात 1 में संख्या 7 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 गुणे 7। नेक्स्ट स्टेप में 6 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त हो जाती है, तो अंश में संख्या 12 लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 1 का जब 7 से गुणा करते हैं तो संख्या 7 प्राप्त हो जाती है, तो 7 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 14 लिख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 12 से जब 7 घटाते हैं तो संख्या 5 प्राप्त हो जाती है, तो अंश में संख्या 5 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर हर में संख्या 14 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भिन्न 6/7 से भिन्न 1/2 को घटाने पर घटाव 5/14 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए भिन्न का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भिन्न का तीसरा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 2/3 में भिन्न 9/12 से गुणा करना है, तथा भिन्न का जो चौथा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें भिन्न 1/7 में भिन्न 5/8 से भाग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्नों का गुणा करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करने के लिए इनके अंशों का अंशों से गुणा करते हैं तथा हरों का हरों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और अंशों का अंशों से व हरों का हरों से गुणा कर लेते हैं, अर्थात अंश में 2 गुणे 9 लिख लेते हैं और बटे का चिन्ह लगाकर हर में 3 गुणे 12 लिख लेते हैं। अब जो कटने वाली भिन्नें हैं उनको काट देते हैं, तो 3 से 9 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है, और इस 3 से जब 12 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है।
और 2 से जब 4 में भाग करते हैं तो भागफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप में अंश में संख्या 1 प्राप्त हो जाती है, बटे का चिन्ह लगा देते हैं और हर में संख्या 2 प्राप्त हो जाती है, अर्थात इन दोनों भिन्नों का आपस में गुणा करने पर भिन्न 1/2 प्राप्त हो जाती है। यही आंसर है। तो चलिए अब हम भिन्न का भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें भिन्न 1/7 में भिन्न 5/8 से भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और भिन्न 1/7 को ऐसे ही उतार लेते हैं। अब हम भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा चिन्ह के बाद में जो भिन्न दी हुई है 5/8, इसके अंश को हर में व हर को अंश में बदल लेते हैं, अर्थात भिन्न 8/5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8/5। अब नेक्स्ट स्टेप में अंशों का अंशों से गुणा कर लेते हैं तथा हरों का हरों से गुणा कर लेते हैं। तो अंश 1 व 8 है, तो 1 का जब 8 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त हो जाती है। तो अंश में संख्या 8 लिख लेते हैं, बटे का चिन्ह लगाकर। हर में देखते हैं संख्या 7 व 5 है, तो 7 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 35 प्राप्त हो जाती है। तो हर में संख्या 35 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार भिन्न 1/7 को भिन्न 5/8 से भाग करने पर भागफल भिन्न 8/35 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस टॉपिक में हमने बहुत ही आसान तरीके से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा व भाग करना सीख लिया है। अब हम अगले टॉपिक में दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा व भाग सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दशमलव के जोड़ के सवाल और यहाँ पर दशमलव के घटाव के सवाल तथा यहाँ पर दशमलव के गुणा के सवाल और यहाँ पर दशमलव के भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में दशमलव का गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दशमलव के जोड़ के सवाल और यहाँ पर दशमलव के घटाव के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों दशमलव के जोड़ के पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 7.5 में दशमलव संख्या 3.2 को जोड़ना है तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.57 में दशमलव संख्या 19.32 को जोड़ना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सवाल को लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7.5। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3.2 है, तो यहाँ पर जो दशमलव बिंदु लगा हुआ है यहाँ पर नीचे इसी की सीध में अर्थात दशमलव बिंदु के सीध में इस दशमलव बिंदु को लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर जो दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंक है उनको बाईं ओर लिख लेते हैं और जो दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंक है उनको दाईं ओर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव के बाईं ओर 3 है, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाईं ओर 3 लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दशमलव के दाहिनी तरफ यानी दाईं ओर 2 है, तो यहाँ पर हम दशमलव के दाईं ओर 2 लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 5 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं और दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब 7 में 3 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 7.5 में दशमलव संख्या 3.2 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 10.7 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4.57 लिख लेते हैं, 4.57। अब हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 9 1 है यानी 19 है, तो यहाँ पर हम 19 लिख लेते हैं। और दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 3 2 है, तो यहाँ पर हम 3 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर शून्य लगाकर अब जोड़ लेते हैं। तो 7 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। 5 में जब 3 जोड़ते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो 8 लिख लेते हैं। दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं और 4 में 9 जोड़ने पर संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। हासिल 1 प्राप्त होता है, तो इस 1 में जब हासिल जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त हो जाता है और शून्य में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 2 ही प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार 4.57 में 19.32 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 23.89 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार यहाँ पर दशमलव का जोड़ करना सीख लिया है। अब हम दशमलव का घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दशमलव संख्याओं के घटाव के सवाल दिए हुए हैं। पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 8.75 से दशमलव संख्या 2.32 को घटाना है तथा दशमलव संख्या के घटाव के दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाना है।
तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल को इस प्रकार से लिख लेते हैं 8.75, अर्थात जिससे हमें घटाना है उसको पहले लिख लेते हैं ऊपर। अब हमें इस संख्या को घटाना है यानी 2.32 को, तो यहाँ पर हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं तथा यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो संख्या है उसको बाईं ओर यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दाहिनी ओर जो संख्या है दशमलव बिंदु के उसको दाहिनी तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं तथा दाहिनी तरफ 3 2 है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 2। चूँकि घटाना है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को, तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाकर घटा देते हैं। तो 5 से 2 घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है तो 3 लिख लेते हैं, और 7 से जब 3 घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं और दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब 8 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 6 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 8.75 से दशमलव संख्या 2.32 को घटाने पर घटाव दशमलव संख्या 6.43 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाना है। तो सबसे पहले हम संख्या 63.97 लिख लेते हैं यहाँ पर 63.97। अब हम दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के ठीक सीध में लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के बाईं ओर 14 है तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं बाईं ओर दशमलव बिंदु के, तथा दाहिनी ओर 2 6 है तो यहाँ पर हम 2 6 लिख लेते हैं। ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगाकर घटा देते हैं। तो यहाँ पर 7 से जब 6 घटाते हैं तो घटाव 1 प्राप्त होता है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, और 9 से जब 2 घटाते हैं तो घटाव 7 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं और दशमलव बिंदु के ठीक सीध में दशमलव बिंदु लगा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 है और नीचे 4 है। चूँकि संख्या 3 4 से छोटी है या कम है तो इस स्थिति में संख्या 3 से 4 घटेगी नहीं, तो संख्या 6 से 1 हासिल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाती है संख्या 13। 13 से जब 4 घटाते हैं तो घटाव 9 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 6 से हमने 1 हासिल लिया था इसलिए यहाँ पर संख्या 5 ही शेष बची। तो 5 से जब 1 घटाते हैं तो घटाव 4 प्राप्त होता है तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 63.97 से दशमलव संख्या 14.26 को घटाने पर घटाव 49.71 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव का जोड़ एवं घटाव करना सीख चुके हैं। अब हम दशमलव का गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दशमलव के गुणा के सवाल और यहाँ पर दशमलव के भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव का गुणा करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के गुणा का जो पहला सवाल है, इस सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.3 से दशमलव संख्या 2.5 में गुणा करना है, तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 6.42 से दशमलव संख्या 3.2 में गुणा करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.3, गुणे का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 2.5। अब हम जिस तरह समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं, अर्थात दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर जिस तरह समान संख्याओं का गुणा किया जाता है उसी तरह गुणा करते हैं। तो 5 का 3 से करते हैं तो 5 3 15 होते हैं। 15 में इकाई अंक 5 होता है तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का गुणा 4 से करते हैं तो 5 चौको 20 होते हैं। 20 में 1 हासिल जोड़ने पर संख्या 21 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 21 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 5 के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर क्रॉस चिन्ह लगा देते हैं। अब संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो 2 का 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। और 2 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 5 के नीचे 5 को उतार लेते हैं इसी के सीध में, और 1 में 6 जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं। और 2 में 8 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 3 है ऊपर और नीचे भी 5 है, अर्थात एक संख्या ऊपर है और एक संख्या नीचे है, तो कुल मिलाकर दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 2 संख्याएँ हुई। तो हम यहाँ पर दाहिनी ओर से बाईं ओर खिसक कर 2 स्थान दशमलव बिंदु लगा देते हैं, तो 1 स्थान 2 स्थान, अर्थात यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 4.3 से दशमलव संख्या 2.5 में गुणा करने पर गुणनफल
10.75 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। चलिए इसी तरह अब हम दूसरे गुणा के सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6.42। 6.42 यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 3.2 को लिख लेते हैं। अब हम जिस तरह समान संख्याओं का गुणा करते हैं उसी तरह गुणा कर लेते हैं। तो 2 का जब 2 से गुणा करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 का 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 8 लिख लेते हैं। और 2 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 12 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। और 3 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा 6 से करते हैं तो 3 जंग 18 होते हैं। 18 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 19 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 19 लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो 4 के नीचे 4 उतार लेते हैं। 8 में 6 जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। संख्या 14 में इकाई अंक 4 होता है, तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर ऐसे लिखा रहने देते हैं। 2 में 2 जोड़ने पर संख्या 4 प्राप्त होती है। 4 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 5 लिख लेते हैं। और 1 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब इस 1 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 2 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सवाल में दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ ऊपर 2 संख्याएँ हैं और नीचे 1 संख्या है, तो कुल मिलाकर 3 अंक हुए, यानी 3 संख्याएँ हुई। तो हम यहाँ पर दाहिनी तरफ से बाईं ओर 3 अंक बढ़कर दशमलव बिंदु लगा देते हैं, यानी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, अर्थात यहाँ पर दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार दशमलव संख्या 6.42 में दशमलव संख्या 3.2 से गुणा करने पर दशमलव संख्या 20.544 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपने दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीख लिया है। अब हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो दशमलव संख्याओं के भाग के सवाल दिए हुए हैं, पहले सवाल में हमें दशमलव संख्या 4.5 को दशमलव संख्या 2.5 से भाग करना है तथा दूसरे सवाल में हमें दशमलव संख्या 58.24 में दशमलव संख्या 0.4 से भाग करना है। तो चलिए पहले सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 4.5 भागे 2.5। अगले स्टेप में बराबर का चिन्ह लगाकर 4.5 को हम लिख लेते हैं 4.5 और बटे का चिन्ह लगाकर, अर्थात भाग के स्थान पर बटे का चिन्ह लगा देते हैं और भाग के बाद वाली जो संख्या है इसको हर में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2.5। अब हम यहाँ पर ऊपर 10 से और नीचे 10 से गुणा कराते हैं, अर्थात अंश व हर में दोनों में 10 से गुणा करते हैं। तो अगले स्टेप में जब 10 से गुणा करते हैं अंश में, तो ये दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाता है, अर्थात 5 के ठीक बाद आ जाता है। तो इस प्रकार पूरी संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 45 अंश में, और इसी तरह हर में भी संख्या प्राप्त हो जाती है 25। अब हम दोनों संख्याओं में 5 से भाग करते हैं, तो 5 9 45, 5 हम 25, अर्थात संख्या 9/5 प्राप्त हो जाती है। अब 5 से 9 में जब भाग करते हैं तो भागफल 1.8 प्राप्त हो जाता है। यही आंसर है। तो चलिए इसी तरह अब हम दशमलव संख्या का जो दूसरा भाग का सवाल है इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 58.24 भाग का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 0.4। चूँकि हमें 58.24 को 0.4 से भाग देना है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अंश में लिख लेते हैं 58.24 और हर में लिख लेते हैं 0.4, अर्थात भाग के स्थान पर बटे का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंश में दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ 2 संख्याएं हैं, तो इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, अर्थात अंश में व हर दोनों में 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर 100 लिख लेते हैं अंश में, और हर में भी लिख लेते हैं 100। अगले स्टेप में जैसे ही 100 से अंश में गुणा करते हैं तो ये
दशमलव बिंदु यहाँ पर आ जाता है, अर्थात 4 के ठीक बाद। तो ये पूरी संख्या 5824 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 5824। अब नीचे देखते हैं, दशमलव बिंदु 2 स्थान खिसकेगा तो यहाँ पर संख्या 40 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 40। अब हम अंश व हर दोनों में 4 से भाग करते हैं तो 4 दहम में 40 यानी 10 हर में प्राप्त हो जाता है। और ऊपर भाग करने पर 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 प्राप्त हो जाता है, अर्थात संख्या 1456 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं 1456 बटे 10। 10 से भाग देने पर यहाँ पर संख्या 145.6 प्राप्त हो जाती है। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अब आप बाडमास के नियम को सीखेंगे, फिर बाडमास के नियम से संबंधित सवालों को हल करना भी सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिए गए सवालों को बाडमास रूल की सहायता से सरल करना सीखेंगे, अर्थात सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इन सवालों को सरल करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर में बाडमास रूल होता क्या है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया गया बाडमास शब्द जो है, इसके प्रत्येक लेटर के अर्थ को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, अर्थात फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम सबसे पहले लेटर बी की फुल फॉर्म को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेटर बी। लेटर बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोष्ठक। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, और ये तीसरा मंझला कोष्ठक, और ये चौथा बड़ा कोष्ठक। यहाँ पर लिख भी लेते हैं रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, और ये मंझला कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक। अब हम इसके बाद में ओ की फुल फॉर्म को समझते हैं। तो ओ को ऑफ कहते हैं, अर्थात इसका फुल फॉर्म ऑफ होता है। ऑफ को हिंदी में का कहते हैं। और इसके बाद डी, डी फॉर डिवीज़न होता है, डिवीज़न अर्थात भाग। और इसके बाद एम, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में इसको गुणा कहते हैं। और ए फॉर जो है एडिशन होता है, हिंदी में इसको जोड़ कहते हैं। और अंत में एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको घटाव कहते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार हमने बाडमास के प्रत्येक लेटर का अर्थ समझ लिया है, अर्थात फुल फॉर्म समझ ली है। अब हम बाडमास रूल को समझते हैं। तो विद्यार्थियों, बाडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अगर ये चारों ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, अर्थात हल करते हैं। फिर इसके बाद में छोटे, फिर इसके बाद में मंझले, और अंत में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। और फिर इसके बाद में ऑफ, अर्थात अगर का दिया हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद में डिवीज़न, और फिर इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद में एडिशन, और अंत में सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर 3 सवाल दिए हुए हैं बाडमास रूल की सहायता से, इनको हल करना है तो हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले सवाल में 3 प्रकार के कोष्ठक लगे हुए हैं। यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है, यहाँ पर मंझला कोष्ठक लगा हुआ है, और यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों, बाडमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, फिर इसके बाद में मंझले कोष्ठक को हल करेंगे, और अंत में बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ से हम यहाँ तक, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि छोटा कोष्ठक यहाँ पर लगा है,
सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और 5 को ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। संख्या 18 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर मंझला कोष्ठक लगा देते हैं। संख्या 3 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 6 के बाद और इस छोटे कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, अर्थात सॉल्व कर लेते हैं। तो छोटे ब्रैकेट को हल करने का तात्पर्य है कि इसके अंदर जो संख्याएं जिस चिन्ह के साथ में है उसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर संख्या 5 - 3 है, तो संख्या 5 से 3 को घटा देते हैं। तो 5 से जब 3 को घटाते हैं तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 2 लिख लेते हैं और ये मंझला कोष्ठक लगा देते हैं। फिर इसके बाद में बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। अगले स्टेप में 5 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। संख्या 18 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, मंझला कोष्ठक लगा देते हैं और ये प्लस का 3 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 6 का 2 से गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, तो यहाँ पर संख्या 12 लिख लेते हैं और ये मंझला कोष्ठक लगाकर बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। अगले स्टेप में 5 को ऐसे लिख लेते हैं, बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। संख्या 18 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम मंझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, अर्थात हटाते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं 3 + 12 है, तो 3 में 12 जोड़ लेते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 15 लिख लेते हैं। इस प्रकार मंझला कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक बच गया। अब अगले स्टेप में यहाँ पर हम संख्या 5 को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 5 के बाद और इस बड़े कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। अब बड़े ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो बड़े ब्रैकेट को रिमूव करने का तात्पर्य है कि इसके अंदर अर्थात बड़े ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं जिस चिन्ह के साथ में हैं उसको हल कर लेना। तो यहाँ पर संख्या 18 + 15 है, तो 18 में 15 जोड़ लेते हैं। तो 18 में जब 15 जोड़ते हैं तो इनका जोड़ हमें 33 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 33 लिख देते हैं। अब अगले स्टेप में 5 का 33 से गुणा करते हैं, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 × 16 अर्थात संख्या 165 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इसका सरल मान हमें 165 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सवाल में 4 प्रकार के कोष्ठक दिए हुए हैं। यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक है और यहाँ पर मंझला कोष्ठक और यहाँ पर रेखा कोष्ठक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और इसको ऐसे उतार लेते हैं, अर्थात 12 - 5 को छोटे ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेते हैं। गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, बड़ा कोष्ठक लगाकर संख्या 6 को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। मंझला ब्रैकेट लगाकर संख्या 3 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 8 - 2 है, तो 8 से जब 2 घटाते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप में बारमास रूल के हिसाब से अब हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 12 - 5 है, तो 12 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट लगाकर संख्या 6 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर 3 + 6 और ये मंझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद में बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अगले स्टेप में संख्या 7 लिख लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और संख्या 6 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया था, अब हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं कि मंझले ब्रैकेट के अंदर 3 + 6 हैं, तो 3 में 6 जोड़ने पर संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे संख्या 9 लिख लेते हैं। इस प्रकार मंझला ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप में 7 गुणे बड़े ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर 6 + 9 है, तो 6 में 9 जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 15 लिख लेते हैं। इस प्रकार बड़ा ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब अगले स्टेप में 7 का 15 से गुणा करते हैं, तो 15 × 7 = 105 होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 105 लिख लेते हैं। तो यही आंसर है। अब हम इसी तरह तीसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम तीसरे सवाल में देखते हैं कि केवल 2 प्रकार के ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर मंझला ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ पर छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, संख्या 16 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, मंझले ब्रैकेट को ऐसे लगा देते हैं, प्लस का 1 लिख लेते हैं और फिर प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। तो 16 - 3 है छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो 16 से 3 घटा देते हैं तो घटाओ 13 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 13 लिख देते हैं। इस प्रकार छोटा ब्रैकेट हट गया। यहाँ पर देखते हैं कि छोटे ब्रैकेट के ठीक बाद गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाकर संख्या 4 लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप में संख्या 16 को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, अर्थात 13 का 4 से गुणा करते हैं। तो 13 चौको 52 होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 52 लिख लेते हैं। अब मंझला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगले स्टेप में संख्या 16 को लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, 1 में 52 जोड़ते हैं तो 53 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 53 लिख लेते हैं। इस प्रकार मंझला ब्रैकेट रिमूव हो गया। अगले स्टेप में 16 में 53 जोड़ लेते हैं तो 6 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं और 1 में 5 जोड़ते हैं तो 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। अर्थात इसका सरल मान हमें 69 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने यहाँ पर बाडमास रूल को सीखा और बाडमास रूल से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको भी सरल करना सीख लिया है, अर्थात जो सरलीकरण का टॉपिक है उसको भी यहीं पर कवर कर लिया है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक में एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एलसीएम का सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस सवाल में हमें संख्या 20, 25 व 30 का लासा निकालना है, अर्थात एलसीएम निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप भाग विधि से इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों भाग विधि से इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं, अर्थात इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2। अब 2 से जब 20 में भाग करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं कामा चिन्ह लगाकर। अब हम देखते हैं यहाँ पर संख्या 25 है जो कि 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, अर्थात 2 से पूरा भाग 25 में नहीं जाएगा, तो संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं इसी के स्थान पर। अब हम संख्या 30 में 2 से भाग करते हैं तो भागफल 15 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 15 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर भागफल 5 प्राप्त हो जाता है। संख्या 25 को ऐसे ही उतार लेते हैं और संख्या 15 को भी ऐसे उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 15 भी 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि तीनों संख्याएं जो है विषम संख्याएं हैं, तो 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात संख्या 3 से इन तीनों संख्याओं में भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 3। 5 जो है संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ पर हम संख्या 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं और संख्या 25 को भी ऐसे ही उतार लेते हैं, क्योंकि संख्या 25 भी 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। संख्या 15 जो है संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी और भागफल जो है 5 आएगा, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं ये तीनों संख्याएं संख्या 3 से यानी अगले स्टेप में 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, तो हम 3 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 5 से इन तीनों संख्याओं में भाग करते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। 5 से जब 5 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। और 25 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 5 से अर्थात इस 5 से जब इस 5 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। अब हम पुनः 5 से भाग करते हैं तो यहाँ पर इस 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं और इस 5 में जब 5 से भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और इस 1 को भी ऐसे उतार लेते हैं। अर्थात भाग हमें तब तक करना है जब तक कि नीचे 1,1,1 न प्राप्त हो जाए, अर्थात जितनी भी सारी कामा के साथ में संख्याएं हों नीचे 1,1 के रूप में प्राप्त न हो जाए। अब हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 2 दूनी 4 3 12 5 60, यहाँ पर लिख लेते हैं 60 गुणे, और ये बच रहा है 5 तो 5 को। अगले स्टेप में 60 का जब 5 से गुणा करते हैं तो 5 छक्का 30 और ये 0 अर्थात संख्या 300 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्ती या लासा यहाँ पर लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 300 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक में एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो एचसीएफ से संबंधित सवाल दिया हुआ है यह कुछ इस प्रकार से है। संख्या 80 कामा संख्या 270 का एचसीएफ निकाले, अर्थात इस सवाल में हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम भाग विधि से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों इन दोनों संख्याओं का भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटी संख्या 80 है और बड़ी संख्या 270 है, तो संख्या 80 से संख्या 270 में भाग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 80 और यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 270। चूँकि संख्या 80 से संख्या 270 में भाग करने के लिए हमें संख्या 80 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 270 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 80 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 240 प्राप्त होती है, और जब हम संख्या 80 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 320 प्राप्त होती है। यहाँ पर संख्या 320 जो है वो संख्या 270 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 80 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 80 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या 80 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 240 प्राप्त होती है। तो हम इसके नीचे अर्थात संख्या 270 के नीचे संख्या 240 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 270 से संख्या 240 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 30 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 30 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो शेषफल 30 है इसको नया भाजक मान लेते हैं और इस भाजक को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात भाज्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80। अब हम पुनः संख्या 30 से संख्या 80 में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 30 से संख्या 80 में भाग 2 बार जाता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और संख्या 80 के नीचे संख्या 60 लिख लेते हैं, क्योंकि 30 दूना 60 होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 60 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 80 से संख्या 60 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 20 प्राप्त होता है, यहाँ पर संख्या 20 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो नया शेषफल अर्थात 20 प्राप्त हुआ है इसको भाजक मान लेते हैं नया, और जो ये पुराना भाजक है अर्थात 30 इसको यहाँ पर भाज्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम पुनः संख्या 20 से संख्या 30 में भाग करते हैं, तो संख्या 20 से संख्या 30 में भाग 1 बार जाता है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं और संख्या 30 के नीचे संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। अब हम पुनः इसे नया भाजक मान लेते हैं और संख्या 20 को भाज्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या 20 को लिख लेते हैं, अर्थात इसी तरह बार बार यही प्रक्रिया दोहराते हैं। अब हम संख्या 10 से संख्या 20 में जब भाग करते हैं तो भाग 2 बार जाता है, अर्थात 10 से संख्या 20 में पूरा भाग 2 बार जाता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 20 से जब संख्या 20 को घटाते हैं तो घटाव 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अंतिम भाजक प्राप्त हुआ है अर्थात संख्या 10, यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एचसीएफ इक्वल टू 10 अर्थात 10 आंसर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार एचसीएफ निकालना सीख लिया है। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो वर्गमूल से संबंधित सवाल दिया हुआ है यह कुछ इस प्रकार से है।
संख्या 2304 का वर्गमूल निकालें। अर्थात इस सवाल में हमें संख्या 2304 का वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम संख्या 2304 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम यहाँ पर इस संख्या को वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 2304। चूँकि हमें संख्या 2304 का वर्गमूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या 2304 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या 2304। अब हम इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और 2 से जब संख्या 2304 में भाग करते हैं तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंची 10, 2 दूना 4, अर्थात संख्या 1152 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 पंची 10, 2 सती 14, 2 छंग 12, अर्थात संख्या 576 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग करने पर 2 दूना 4, 2 अठी 16 और 2 अठी 16, अर्थात संख्या 288 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, अर्थात संख्या 144 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग करने पर 2 सती 14, 2 दूना 4, अर्थात संख्या 72 प्राप्त हो जाती है। इसी तरह पुनः 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग करने पर यहाँ पर संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं संख्या 9 विषम संख्या है, तो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। तो 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से संख्या 9 में भाग करते हैं। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं, और 3 से जब संख्या 9 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। पुनः 3 से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाकर वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं बड़ा सा, और इन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हुआ। और 3 जो है 2 बार है, तो लिख लेते हैं 3 गुणे 3। अब हम समान संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, अर्थात 2 2 का जोड़ा। तो यहाँ पर हम एक जोड़ा 2 का बना, और 2 का दूसरा, 2 का तीसरा जोड़ा, और यहाँ पर 2 का चौथा, और 3 का ये पहला जोड़ा बना, अर्थात 3 का एक ही जोड़ा बना। अगले स्टेप में बराबर यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल कर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले जोड़े से संख्या 2 को निकाल लेते हैं, फिर दूसरे जोड़े से भी संख्या 2 को, इसी तरह तीसरे जोड़े से भी संख्या 2 को, और चौथे जोड़े से भी संख्या 2 को। अब हम इस जोड़े से, अर्थात जो 3 3 का जोड़ा है, इससे भी एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। अगले स्टेप में प्लस माइनस इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पर लिख लेते हैं 16, और ये गुणे 3। अगले स्टेप में प्लस माइनस यहाँ पर 16 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 48 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 48 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 2304 का वर्गमूल प्लस माइनस का 48 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट संख्या 2304 बराबर प्लस माइनस का 48। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपने यहाँ पर वर्गमूल निकालना सीख लिया है। अब आप घनमूल निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो घनमूल से संबंधित सवाल दिया हुआ है यहाँ कुछ इस प्रकार से है। संख्या 13,824 का घनमूल निकालें। अर्थात इस सवाल में हमें संख्या 13,824 का घनमूल निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 13,824 का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस संख्या को घनमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम
घनमूल का चिन्ह बना लेते हैं, जो कि इस प्रकार से बनता है। अब हम इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात घनमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं संख्या 13,824। चूँकि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है, तो इस संख्या के अर्थात संख्या 13,824 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 13,824। अब हम इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 छंग 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4 अर्थात संख्या 6,912 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं इस संख्या को। तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12 अर्थात संख्या 3,456 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देने पर 2 1 2 और 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16 अर्थात संख्या 1,728 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देने पर 2 अट्ठी 16 और 2 छंग 12, 2 चौको 8 अर्थात संख्या 864 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देते हैं, 2 चौको 8, 2 तिये 6, 2 दूना 4 अर्थात संख्या 432 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देने पर 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छंग 12। इसी तरह पुनः 2 से भाग देते हैं, तो 2 1 2, 2 अट्ठी 16 अर्थात संख्या 108 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं, तो 2 पंची 10, 2 चौको 8 अर्थात संख्या 54 प्राप्त हो जाती है। पुनः 2 से भाग देने पर संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। अब हम 3 से भाग देते हैं, तो संख्या 9 प्राप्त होती है। पुनः 3 से भाग देते हैं, तो संख्या 3 प्राप्त होती है और 3 से 3 को भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों को घनमूल चिन्ह के अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाकर घनमूल का चिन्ह बना लेते हैं बड़ा सा। अब हम लिख लेते हैं, देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9 बार 2 गुणे के साथ में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार हो गया। और 3 जो है 3 बार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। नेक्स्ट स्टेप में तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें 2 समान संख्याओं का आपस में जोड़ा बनाना पड़ता था, लेकिन घनमूल ज्ञात करने के लिए यानी इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए हमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना होगा, अर्थात जो समान संख्याएं 3 होंगी उनका आपस में जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, और यहाँ पर ये तीसरा जोड़ा, और ये संख्या 3 का एक जोड़ा यहाँ बन रहा है। अब हम इन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल कर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले जोड़े से 2 निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाकर दूसरे जोड़े से 2 निकालते हैं, फिर इसी तरह तीसरे जोड़े से भी 2 निकालते हैं, और इस जोड़े से यानी 3 वाले जोड़े से भी संख्या 3 निकाल लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में गुणा करते हैं, तो 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24 अर्थात संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार संख्या 13,824 का घनमूल यहाँ पर 24 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यूब रूट 13,824 इक्वल टू 24। यही आंसर है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार यहाँ पर हमने घनमूल निकालना सीख लिया है। अब हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे प्रतिशत के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम पहले सवाल में संख्या 800 का 1/2 प्रतिशत निकालना सीखेंगे, तथा दूसरे सवाल में संख्या 1200 का 25/2 प्रतिशत निकालना सीखेंगे, व तीसरे सवाल में संख्या 200 का 12% निकालना सीखेंगे, तथा चौथे सवाल में संख्या 600 का 110% निकालना सीखेंगे।
तो विद्यार्थियों पहले व दूसरे सवाल को हल करना सीखेंगे और फिर बाद में तीसरे व चौथे सवाल को हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम पहले व दूसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 800 का 1/2% निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 800 का 1/2% निकालने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 800 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब का के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 1/2 को ऐसे उतार लेते हैं। प्रतिशत चिन्ह को हटाते हैं तो हम संख्या 1/2 में 1/100 से गुणा करते हैं। अब हम इन दोनों शून्यों को इन दोनों शून्य से काट देते हैं। अगले स्टेप में 8/2 लिख लेते हैं। अब 2 से 8 को भाग देते हैं तो 2 चौको 8 होता है, अर्थात 2 से 8 में भाग देते हैं तो भागफल 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख देते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 800 का 1/2% संख्या 4 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम इसी तरह दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे दूसरे सवाल में संख्या 1200 का 25/2% निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 1200 का 25/2% निकालने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 1200 को उतार लेते हैं। अब का के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 25/2 को लिख लेते हैं। प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख लेते हैं क्योंकि प्रतिशत का मान 1/100 के बराबर होता है। अब हम इन दोनों शून्यों को इन दोनों शून्यों से काट देते हैं तथा 2 से 12 को भाग देते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में जो संख्याएं शेष बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 6 गुणे 25 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में जब संख्या 6 का 25 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 150 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 1200 का 25/2% संख्या 150 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम प्रतिशत के तीसरे व चौथे सवाल को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम तीसरे सवाल में संख्या 200 का 12% निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 200 का 12% निकालने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 200 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब का के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 12 लिख लेते हैं। अब प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिख लेते हैं क्योंकि प्रतिशत का मान 1/100 के बराबर होता है। अब हम इन दोनों शून्यों को इन दोनों शून्यों से काट देते हैं। अगले स्टेप में जो संख्याएं शेष बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 12 लिख लेते हैं। अब 2 का 12 से जब गुणा करते हैं तो 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर संख्या 24 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 200 का 12% संख्या 24 प्राप्त हुई। यही आंसर है। अब हम इसी तरह चौथे सवाल को भी हल कर लेते हैं। हमारे चौथे सवाल में संख्या 600 का 110% निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 600 का 110% निकालने के लिए यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और संख्या 600 को लिख लेते हैं। का के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तथा संख्या 110 को लिख लेते हैं। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर 1/100 से गुणा कर लेते हैं। अब हम इन दोनों शून्यों को इन दोनों शून्यों से काट देते हैं। अगले स्टेप में जो संख्याएं शेष बच गई हैं उनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 गुणे 110 लिख लेते हैं। अब 6 का 110 से गुणा करते हैं तो 11 छक्का 66 और ये शून्य अर्थात संख्या 660 प्राप्त होती है। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 600 का 110% संख्या 660 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों इस टॉपिक में हमने प्रतिशत निकालना सीख लिया है। अब हम अगले टॉपिक में साधारण ब्याज निकालना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर साधारण ब्याज से संबंधित सवाल दिया हुआ है। यहाँ कुछ इस प्रकार से है। रुपये 1200 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्थात इस सवाल में हमें मूलधन 1200 रुपये का 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन बराबर 1200 रुपये
और ब्याज की दर वार्षिक है 4%, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दर बराबर 4% वार्षिक, तथा समय 3 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समय बराबर 3 वर्ष। अब हम यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब हम इस सूत्र में मूलधन, दर व समय को रखकर साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर मूलधन 1200 रुपये है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1200 गुणे दर 4% है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4, और समय 3 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 बटे में 100 लिख लेते हैं। अब इन दोनों शून्य को इन दोनों शून्य से काट देते हैं, और जो शेष रह जाता है या बच जाता है उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 12 गुणे 4 गुणे 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 12 का 4 से गुणा करने पर संख्या 48 प्राप्त होती है, और 48 का जब 3 से गुणा करते हैं तो संख्या 144 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 144 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार मूलधन 1200 रुपये का 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 144 रुपये प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अतः साधारण ब्याज बराबर 144 रुपये। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ पर हमने साधारण ब्याज निकालना सीख लिया है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल दिया हुआ है। यह कुछ इस प्रकार से है। रुपये 600 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अर्थात इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मूलधन 600 रुपये का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। यहाँ पर मूलधन 600 रुपये दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं मूलधन को कैपिटल P से डिनोट कर लेते हैं, इक्वल टू 600 रुपये, तथा वार्षिक दर 10% है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दर को स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 10%, और समय 2 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समय को स्मॉल n से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 2 वर्ष। अब हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है फार्मूला P टाइम्स 1 + R अपॉन 100 की पावर n - 1। इस फार्मूले में हम P, R व n की वैल्यू रखकर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू P का मान देखते हैं 600 है, तो यहाँ पर 600 लिख लेते हैं, छोटा ब्रैकेट 1 + R के स्थान पर 10 लिखते हैं, और बटे में 100, और यहाँ पर n के स्थान पर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि समय 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 और ये -1। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 600 इंटू इस शून्य से इस शून्य को काट देते हैं, तो यहाँ पर 1 + 1/10 प्राप्त हो जाता है, का स्क्वायर -1 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू
600 इंटू एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 1 11 बटे 10 प्राप्त हो जाता है का स्क्वायर -1। नेक्स्ट स्टेप में 600 इंटू जब 11 का स्क्वायर करते हैं अर्थात वर्ग करते हैं तो संख्या 121 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 121 अंश में, और 10 का जब स्क्वायर करते हैं तो संख्या 100 प्राप्त होती है, तो 100 लिख लेते हैं हर में -1। अब हम यहाँ पर इक्वल टू 600 इंटू इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 121 - 100 बटे 100 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 600 इंटू 121 से 100 माइनस करते हैं तो 21 प्राप्त होता है, तो 21 बटे 100 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू 600 इंटू 21 बटे 100 लिख लेते हैं। अब इन दोनों शून्य को इन दोनों शून्यों से काट देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में 6 गुणे 21 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 6 का जब 21 से गुणा करते हैं तो 6 × 6 = 6 दूनी 12 अर्थात संख्या 126 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थी इस प्रकार रुपये 600 का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर अर्थात CI या कंपाउंड इंटरेस्ट 126 रुपये निकल कर आया। यही आंसर है। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम अनुपात निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अनुपात से संबंधित सवाल दिया हुआ है। यह कुछ इस प्रकार से है, यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर 5/6 हो तो A/B/C/D ज्ञात कीजिए। अर्थात इस क्वेश्चन में A/B, B/C व C/D दे रखा है और इन चारों का एक साथ अर्थात A/B/C/D का मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है A/B बराबर 3/4, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A/B बराबर 3/4। और यहाँ पर दिया है B/C बराबर 4/5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं B/C बराबर 4/5। और यहाँ पर दिया हुआ है C/D बराबर 5/6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं C/D बराबर 5/6। चूँकि हमें A/B/C/D ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A और यहाँ पर लिख लेते हैं B और यहाँ पर लिख लेते हैं C और यहाँ पर लिख लेते हैं D। इनके बीच में अनुपात का चिन्ह भी लगा लेते हैं क्योंकि इन चारों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब A/B 3/4 है, तो A के नीचे 3 और B के नीचे 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर A के नीचे लिखते हैं 3 और अनुपात का चिन्ह लगाकर B के नीचे लिखते हैं 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं B/C 4/5 है, तो B के नीचे 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं और C के नीचे लिखते हैं 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब इसी तरह यहाँ पर C/D 5/6 है, तो C के नीचे 5 और D के नीचे 6 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम C के नीचे लिखते हैं 5 और D के नीचे 6 लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान है, कुछ खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 दिया हुआ है, तो इसके दाहिने 1-2 स्थान खाली हैं, तो हम 4 ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और अनुपात का चिन्ह लगाकर यहाँ पर भी लिख लेते हैं 4। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं कि बाईं ओर एक स्थान खाली है और दाहिनी तरफ भी एक स्थान खाली है, तो बाईं ओर यहाँ पर देखते हैं 4 है, तो बाईं ओर भी 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाकर 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 है, तो दाहिनी तरफ 5 लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बाईं ओर 2 स्थान खाली हैं, तो यहाँ पर बाईं ओर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 लिखते हैं और यहाँ पर भी 5 लिख लेते हैं।
अब हम इनका गुणा कर लेते हैं, अर्थात 3 4 5 का, 4 4 5 का, 4 5 5 का और 4 5 6 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 गुणे 4 गुणे 5, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे 4 गुणे 5, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे 5 गुणे 5, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे 5 गुणे 6। अब जो सभी में कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, अर्थात काट देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी सभी में या चारों में 5 है। तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं और जो शेष बच गए हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, तो 12 लिख लेते हैं, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। 4 का जब 4 से गुणा करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है, तो 16 लिख लेते हैं, अनुपात का चिन्ह लगाकर। 4 का जब 5 से गुणा करते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 20 लिख लेते हैं, अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर 4 का जब 6 से गुणा करते हैं तो संख्या 24 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 24 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम देखते हैं चारों अनुपात प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 12 अनुपात 16 अनुपात 20 अनुपात 24। यही आंसर है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक में समानुपात निकालना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर समानुपात से संबंधित सवाल दिया हुआ है। यह कुछ इस प्रकार है, संख्या 4, 5 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समानुपात का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो विद्यार्थियों समानुपात का जो सूत्र होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यही समानुपात का सूत्र है। इसी सूत्र की सहायता से हम इस सवाल को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों इस सूत्र में जो A है इसको हम प्रथम समानुपाती कहते हैं और जो B है इसको द्वितीय तथा जो C है इसको तृतीय और जो D है इसको चतुर्थ समानुपाती कहते हैं। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं A बराबर प्रथम समानुपाती और B बराबर द्वितीय समानुपाती तथा C बराबर तृतीय समानुपाती और D बराबर चतुर्थ समानुपाती। इस क्वेश्चन में A, B व C दिए हुए हैं और D ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों A के स्थान पर हम 4 लिख लेते हैं, अर्थात A बराबर 4 और B बराबर 5, C बराबर 12 और D बराबर x मान लेते हैं। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर लिख लेते हैं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब हम इस सूत्र में A, B, C व D के मानों को रखते हैं। तो A का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, अनुपात B 5 है तो 5 लिख लेते हैं, समानुपात C के स्थान पर 12 और D के स्थान पर x। अब हम 4:5 को 4/5 के रूप में लिख लेते हैं और जो यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है इसके स्थान पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम 12:x को 12/x के रूप में लिख लेते हैं। अब हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप पे इम्प्लाइज
4 गुणे x प्राप्त हो जाता है जब x का 4 से गुणा करते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में 5 गुणे 12 प्राप्त हो जाता है। 4 से 12 में भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज x बराबर 5 गुणे 3 लिख लेते हैं, या x बराबर 5 का 3 से गुणा करने पर संख्या 15 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ समानुपाती यानी d का मान 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं d बराबर 15, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार समानुपात से संबंधित इस सवाल को हल करना सीख लिया है। अब हम समीकरण बनाना सीख लेते हैं, अर्थात समीकरण को हल करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दी हुई समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है यहाँ कुछ इस प्रकार है। 3 × x - 5 = 7 × 2x + 3। तो चलिए इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। और सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं। 3 × x - 5 = 7 × 2x + 3। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में देखते हैं 3 × x - 5 है, अर्थात 3 से x - 5 में मल्टीप्लाई करना है, अर्थात इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हम ओपन कर लेते हैं। तो 3 का जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। और 3 का जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, इक्वल टू इसी तरह राइट साइड में हम 7 से जब 2x + 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 14x + 21 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 21 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर देखते हैं 3x पॉजिटिव है, जब इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये -3x हो जाता है, अर्थात 3x निगेटिव में हो जाता है। तो यहाँ पर 14x - 3x लिख लेते हैं, अर्थात सजातीय पदों को सजातीय पदों से घटा देते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं या इक्वल टू का। और यहाँ पर देखते हैं कि ये राइट साइड में 21 पॉजिटिव है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये निगेटिव हो जाता है, अर्थात -21 हो जाता है। तो यहाँ पर -15 और ये -21 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज 14x से जब 3x को घटाते हैं तो यहाँ पर 11x प्राप्त हो जाता है। तो 11x लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोनों निगेटिव हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं और इनके आगे माइनस चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर -15 और जो -21 है इसको ऐड करते हैं तो माइनस का जो है 36 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज x = -36/11 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, जब इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस समीकरण का हल x बराबर -36/11 प्राप्त हुआ, यही आंसर है।